बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। अगर आप लाहौर में हैं तो आप सुबह सुबह उठे तो आपको बारिश मिली होगी। अगर आप सुबह नहीं उठे और अभी तक आप सो रहे हैं या घर से बाहर नहीं निकले, सो तो नहीं रहे होंगे, घर से बाहर नहीं निकले होंगे, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि बाहर बारिश हो रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। क्योंकि हम गर्मी के हवाले से कह रहे थे कि जी गर्मी दोबारा आ रही है और जल्दी सर्दियां ख़त्म हो रही हैं, लेकिन ये जो बारिश हुई लास्ट टाइम भी हमने देखा और आज भी जो बारिश हुई है थोड़ी सर्दी की शिद्दत कह लें या सर्दी लौट आई है ये कह लें तो गलत नहीं होगा। लेकिन बारिश में आप अच्छा मौसम इंजॉय करें, चाय बिस्किट खाएं, चाय पकौड़े खाएं, यही हम सब कह सकते हैं, क्योंकि खाने के अलावा हमारे पास कोई इंटरटेनमेंट नहीं होती है। आपको पता है सुबह सुबह अच्छी खबरें। मेरा आप इंटरेस्ट का आलम ये लगाएं कि जब से पाकिस्तान इंडिया से हारा है, मैंने मैचेस को या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को फॉलो करना छोड़ दिया है। लेकिन दो कि मुझे इस पर बात करनी है, मैं इस पर बात करूंगी भी, लेकिन मैंने उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। ये है हमारी क्रिकेट से मोहब्बत। आप अंदाज़ा करेंगे हमारी टीम नहीं खेल रही तो हमें क्रिकेट से कोई लगाव ही नहीं है। दो के होना चाहिए, गलत बात है। अच्छा जी, मुझे सियासत से लगाव की तो पता नहीं, लेकिन मुझे खबरों का अंदाज़ा है जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। पीटीआई जो पहले नून लीग पर तनकीद के नश्तर चला रही थी, अब उसने पीपल्स पार्टी को भी अपने निशाने पर रख लिया है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर साहब ने कहा है कि कराची पाकिस्तान का दिल है, मगर पीपल्स पार्टी ने कराची को किरची किरची कर दिया है। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम पर जुल्म कर रही है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल हो वो इंतहाई ख़राब है। कच्चे के डाकुओं समेत कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स है उसकी वजह यही है कि वहाँ पे जो लोग मुंतखब किए गए हैं वो गैर मुंतखब लोग हैं जो असेंबलीज में बैठे हैं। और सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा है कि सिंध में हरियों का पानी छियाना जा रहा है। सिंध में पानी का मसला हो या अमन अमान का मसला हो, पीटीआई अवाम के साथ खड़ी है। वो पंजाब से सिंध में जा रही है पीटीआई जी। पहले वो नून लीग को खाली तनकीद का निशाना बना रही थी और अब पीपल्स पार्टी भी उनके निशाने पर है। एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक की हम बात करें, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने को तैयार है, तो दूसरी जानिब अब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी रमज़ान मुबारक के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें शाहराए हों, गवर्नर हाउस हो, वज़ीर आला हाउस हो, इनका घेराव करने का ऐलान किया है। ताहम नून लीग उन्होंने भी अपने आवाम को अपनी एक साला जो कारकर्दगी है वो बताने के लिए और आवाम में अपनी मकबूलियत शो करने के लिए और अपोजिशन का जो बयानिया है उसको काउंटर करने के लिए पंजाब में अवामी जलसों का जो दायरा कार है उसको बढ़ा दिया है। नारोवाल और डीजी खान के बाद अब सरगोदा, रावलपिंडी और ओकाड़ा समेत पंजाब के दीगर अजला में जलसे की तैयारियां की जा रही हैं। अच्छा, मैं और फिर भी ये सवाल था मेरा, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्या है कि अपोजिशन जमातें एहतजाज धरने जलसे करती है, लेकिन हुकूमत को अपनी कारकर्दगी बताने के लिए जलसों की क्या ज़रूरत है, इसमें हम बात करेंगे। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर साहब, ये मेरा सवाल कोई गलत है कि अमूमन अपोजिशन में लोग होते हैं तो ज़ाहिर हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो जलसों का जवाब देते हैं और हुकूमत अपने एक्शन से या अपनी कारकर्दगी से उसका जवाब देती है। आज जलसों से भी जवाब दिया जाता है? देखिए, कोई पाबंदी तो नहीं है ज़ाहिर जलसे करने पे, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत खासतौर पर पंजाब में मुस्लिम नून की हुकूमत है, वो मुझे तो लगता है कि उनको अभी तक यकीन नहीं आया कि हुकूमत हमें मिल गई है या हुकूमत हमारा हक है, तो वो बेचारे थोड़े से इनसिक्योर से फील होते हैं। जो इनसिक्योरिटी के लिए को ख़त्म करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। अगर बात सही है कि हुकूमतों को तो ज़्यादा फोकस, क्योंकि उनके पास करने को बहुत कुछ होता है, ज़ाहिर है उनके पास इतने सारे काम हैं, इतने सारे प्लान्स हैं, उन सब पे अमल करने में चीफ मिनिस्टर वैसे मसरूफ़ भी तो काफ़ी हैं वैसे, लेकिन वो उसके बावजूद वो वक्त निकाल रही हैं। और आपने देखा और इन तमाम जलसों में ये भी होता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी बाहर लाया जाता है, क्योंकि मियाँ साहब भी एक इनएक्टिव थे तो एक एक्टिविटी करने की कोशिश कर रही हैं। अब वो उनको लगता है कि हम इस तरह नैरेटिव बनाएंगे। अब ये नैरेटिव बनाने के लिए भी है वो जो पिछले तमाम तरीके जो मीडिया पे आप बात करते थे, टीवी पर अखबार में इंटरव्यूज़ देते थे या बात करते थे, या सोशल मीडिया पे वो भी सब चीज़ें चल रही हैं, इतने इश्तिहारात सब चीज़ें हैं। अच्छी बात है, मीडिया बेचारा पहले ही बुरे हाल हुआ पड़े हैं, तो थोड़े से सरकारी इश्तिहारें मिलने चाहिए। तो लेकिन बहरहाल ऐसे ही है, एक्टिविटी चल रही है जैसे भी हैं। अब उनके जलसों में भी, अच्छा ऐसे जलसों में ना आमतौर पर होता ही है, क्योंकि हुकूमत होती है, इंतज़ामिया के लोगों को, और जलसों में उतने लोगों की पार्टिसिपेशन वैसी होती नहीं है। ये हो भी थी तो शक रहता है कि जी ये पटवारियों के जलसे भरे गए हैं, किए गए हैं। तो बहरहाल लोगों से मिलने में कोई हर्ज नहीं है, वो उनको मिलते रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ
एक ज़माने में खुली कचहरियाँ होती थी, वो भी मैनेज होती थी। और बाद में हम तो उस वक्त जब मैं जर्नलिस्ट नहीं था, यानी ये 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त हमें लगता था कि ये बड़ी खुली कचहरी है, लेकिन अब तो सारी चीज़ें सोशल मीडिया ने इतना एक्सपोज कर दिया ना चीज़ों को, अब चीज़ें छुपती नहीं है। तो अब जो आपने सवाल उठाया, ये सवाल लोग उठाते हैं और अच्छी बात ये है कि अब क्वेश्चन करते हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो कुछ भी उनको लोगों को लगे कि ये रूटीन से हट के कुछ हो रहा है, या इसके पीछे कोई शो ऑफ है या कोई है, तो उस पर लोग क्वेश्चन उठाते हैं। ये हमारे यहाँ एक सबसे अच्छी बात है। अच्छा आमिर साहब, आप पीटीआई का निशाना पहले सिर्फ नून लीग थी, चूँकि ज़ाहिर है वो हुकूमत में थी। पीपल्स पार्टी 2 की हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं शिकवे शिकायत करके एक परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को लेके भी सवालात उठाए कि जिस सिंध के अंदर जो हो रहा है इतने सालों से हो रहा है और पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है। आप भी देखिए, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने ये एक बड़ी गलती की पिछले 2 सालों में अपोजिशन के, कि उन्होंने सिंध में, इंटीरियर सिंध में ख़ास तौर पे वो गए ही नहीं। उन्होंने वहाँ पे जो सिंध में जो एंटी पीएस पार्टी, जो एंटी पीएस पार्टी फोर्सेस हैं, जीडीए ख़ास तौर पे, पीर साहब पगाड़ा हैं और वहाँ पे डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और दूसरे लोग, वहाँ पे जो पॉकेट्स हैं ना, वहाँ पे जो पीएस पार्टी के खिलाफ बदीन में है, थर में है, या सांगड़ और खैरपुर में पीर साहब पगाड़ा का हल्का है और लोग हैं कुछ, तो वो उनको उन्होंने एक्टिव किया ही नहीं। हालांकि इनको पहले करना चाहिए था, क्योंकि जीडीए इनके साथ हुकूमत में शामिल रही है ना। आप जानती हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा इनके मिनिस्टर रही हैं, और गौस फशमार साहब अब तो खैर पीएस पार्टी शामिल हो गए हैं। तो उस वक्त ये जब ये हुकूमत से बाहर आए थे खान साहब बानी पीटीआई 2022 में, तो इनको थोड़ा सा, इनको साथ खासतौर जब इनकी पंजाब की हुकूमत थी, पंजाब में इनकी और जलसे हो रहे थे, तो उनको चाहिए था कि जीडीए रहनुमाओं को भी यहाँ इनवाइट करते, कोई इंटरेक्शन रखते, लेकिन उन्होंने सोलो फ्लाइट की बिल्कुल। अब असल में तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट कर चुकी है, ख़त्म। अब वो ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है, तो उसके लिए उनको जीडीए को शामिल करना चाह रहे हैं। जीडीए को शामिल करने की खातिर ये सिंध में गई हैं और वहाँ पर एक एंटी पीएस पार्टी एक लाउड एक मौक़िफ़ ले रहे हैं, ताकि जो एंटी पीएस पार्टी और फोर्सेस हैं वो इनके साथ मिलें और इन पे, लेकिन इनको पहले भी बात करनी चाहिए थी। और वो सिंध में बहुत सारे मसाइल हैं, कोई शक नहीं। लेकिन अब डाकुओं का, कच्चे के डाकुओं का तो वो सब किसान है ही। अभी चंद दिन पहले ही हमारे एक दोस्त हैं, वो बड़ा अच्छा नात खां भी हैं, आलम दीन है, वो बेचारे आ रहे थे शिकार पर, उनकी गाड़ी छीन गई। उन बेचारों को 2 हफ्ते 15 दिन वहाँ रहना पड़ा, बड़ी कोशिशें करके मुश्किल से गाड़ी उनकी बाजियाब हुई। तो वो लॉ एंड ऑर्डर के इतने खौफनाक मसाइल हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम, हाँ जी, आप इंटीरियर सिंध की बात करें, कराची में कितने मसले हैं? बहुत ज़्यादा। कराची का अपनी जगह वो बहुत गंभीर हो गए हैं मसाइल, लेकिन इंटीरियर के भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं दोनों जगहों पे। तो यहाँ पे अब लोगों के लिए बात करनी चाहिए थी। अच्छा, ये जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी आमिर साहब, तब भी इन्होंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। बिल्कुल वो फोकस किया, वो गए नहीं थे। हालांकि खान साहब को कराची में बहुत बड़ा मैंडेट मिला था, 14-15 सीटें थी इनके पास, गैर मामूली मैंडेट था। और लोग तो ये कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए शायद ये एक रात भी कराची में नहीं गुजारी इन्होंने, जाते भी थे तो वापस आ जाते थे। मतलब जो उनको चाहिए था इंटरेक्शन करना, लोगों के मसले हल करना, जो उस तरह उन्होंने तो जो नहीं दी। तो अभी उसके बाद में भी मैं भी कह रहा हूँ ना कि कराची में इनका अच्छा भला इनका वोट बैंक था। तो अपोजिशन के, मुझे याद है ये 2023 में, अभी ये 9 मई से पहले की बात है, असम्बलियाँ उनकी रिजॉल्व हो चुकी थी या होने वाली थी रिजॉल्व जनवरी में। तो उन्होंने यहाँ पे जो लाहौर में रहे जमा पार्क में, तो ये सहाफ़ियों से मिला करते थे खान साहब। तो वो एक मीटिंग थी, उसमें एक मुलाकात थी, 4-5-7 लोग लाहौर के थे, तो मैं भी उसमें था। तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि आप सिंध में गए ही नहीं है, तो आपको नहीं लगता है गलती है? तो उन्होंने माना ये बात, उन्होंने कहा ये बिल्कुल अब हम जाएंगे, अब हम सिंध जाएंगे और हमें लगता है कि वाकई हमसे वो इग्नोर हुआ है। बलूचिस्तान में भी सच नहीं एक्टिव वहाँ पे पीटीआई को। तो अपोजिशन जमात है ना, इनको चाहिए कि हर जगह जाएं और वहाँ पे अच्छा देखें ना, उसका एक नुकसान ही होता है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई मुतबादिल कुव्वत पैदा ही नहीं हुई, एक तरह की डेवलप ही नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून भी वहाँ नहीं जाती ना। मुस्लिम लीग नून ने तो इन्होंने अंडरस्टैंडिंग कर रखी थी कि पंजाब आपका, सिंध आपका। उन्होंने अपनी सिंध में अच्छी भली मुस्लिम लीग नून थी, एक ज़माने में उन्होंने हुकूमत ही बना रखी थी सूबे में 97 में, तो वो उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग तबाह करा ली उन्होंने। अच्छा, कोई मुतबादिल यानी अब लोगों को, वोटरों के लिए मसला है ना, उनके पास कोई ऑप्शन ही कोई नहीं वहाँ पे। जीडीए वहाँ पे एक मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप्स हैं और लोगों का इकट्ठा करके अलाइंस उन्होंने बनाया हुआ है, वो ऑप्शन है। लेकिन जो नेशनल पार्टी है, जिस तरह ये मुस्लिम लीग नून है और सबसे खास तौर बड़ी तहरीक इंसाफ है, तो इनको वहाँ जाना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, उनके मसाइल पे बात करनी चाहिए, मसाइल पे बात करनी चाहिए। अच्छा आमिर साहब, अब ये जो
हाँ, तहरीक इंसाफ या जिस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की हम बात कर रहे हैं, और जो तहरीक है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये भी चलाने का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें सड़कों पर भी निकले, शायद नाम ही उन्होंने इसका तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान रखा है, जो कि क्या समझते हैं कि ये जो सारे लोग या ऑपोजिशन इत्तेहाद ये तहरीक चलाने का सोच रहा है, इसका कोई खातिर खा इम्पैक्ट निकलेगा? बज़ाहिर तो कोई ज़्यादा इस वक्त हुकूमत मजबूत है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे यहाँ मजबूत हुकूमत के लिए होनी चाहिए वो सब चीज़ें हैं, एक ही पेज पर हैं, सब कुछ है, मीडिया भी उस तरह नहीं है, जुडिशरी में सब चीज़ें आपको पता है, सब अदारों में चीज़ों में मुख्तलिफ हो चुकी हैं चीज़ें नहीं है, लेकिन एक इम्पैक्ट बनता है। अपोजिशन जब मुत्तहिद होती है, एक बड़ा अलायंस होता है जिसमें मुख्तलिफ फोर्सेज होती हैं, इसमें अगर मौलाना फजलरहमान भी शामिल हो जाएँ, JUI के लोग शामिल हों, महमूद खाना चगज़ई वरा मेंगल साहब बलूचिस्तान से, सिंध बलोच पश्तून ये जो कॉम्प्रेस शामिल हों, सिंध में भी अगर सिंधी कॉम्प्रेस शामिल हों, GDA वगैरह शामिल हो, तो एक बहरहाल एक पूरा एक अलायंस होता है, यानी आप एक मुतबादिल एक पॉलिटिकल फोर्स वो करते हैं कि भाई ये जो हुक्मरान इत्तेहाद के सिवा जमात इस्लामी इनसे हिस्सा नहीं बन रही, वो अपनी उनकी एक सोलो फ्लाइट है, वो अपने तौर पे अभी आपने खुद पहले भी खबरों में सुनाया भी थी कि वो अपने अलग कैंपेन करेंगी, लेकिन जमात के अलावा सब चीज़ें सब ये पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं अपोजिशन की। तो एक तो बहरहाल अच्छा होगा कि जब आप इकट्ठे होते हैं आपका एक मुत्तहिद होके एक इम्पैक्ट बनता है ना, सियासत में इम्पैक्ट बहुत अहम है। एक तो असम्बली के अंदर भी आप मजबूत होते हैं, असम्बली से बाहर भी आप इशूज़ को उठा सकते हैं, लोगों को भी पता लगता है कि हाँ भाई ये बात कर रहे हैं, मिल के बात कर रहे हैं। तो अब वो तहरीक तो पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं चलता ना यहाँ पे भी चीज़ों का। हाफिज नईमुर साहब भी कह रहे हैं कि वो रमज़ान के बाद वो भी सड़कों पे आएंगे, और जमात इस्लामी की भी स्ट्रीट पावर तो अच्छी है। जमात इस्लामी हाफिज साहब जब से जमात इस्लामी के अमीर बने हैं, इन्होंने एक्टिविटी तो काफ़ी की है, और इन्होंने एक और चीज़ की है कि पब्लिक इशू को किया, मतलब पिछला इनका जो बड़ा था बिजली के बिलों पर इन्होंने किया, और अप्रैल में आप देखें ना, अप्रैल में आप जहन में रखेंगे बिजली का खर्च बढ़ना है अप्रैल मई में, और गर्मियाँ लाहौर पंजाब में तो शुरू हो जाती है तेज़, कराची में भी खासी गर्मी होती है, बल्कि वहाँ से मार्च में भी गर्म शुरू हो जाता है, कराची का थोड़ा डिफरेंट हिसाब है। तो वो बिल बढ़ेंगे, मैं ख्याल बिलों का इशू दोबारा लेकर आएंगे, ये बिजली के बिलों का और अवामी इशूज़ पे तो बात करते हैं। तो अच्छी बात है कि जमात इस्लामी का एक बहल उसमें क्वेश्चनेबल है, या जो भी कहें उनकी अपनी पॉलिसी है कि वो अपोजिशन के बाकियों से साथ हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, वो अपनी अलग अपना एक अब चाहें तो कह दें डेढ़ के मस्जिद, या चाहें तो आप उसे कहें कि सोलो फ्लाइट करते हैं। अब वो जो भी है उनको लगता है कि हम अपनी शनाख्त हमें बनाने की ज़रूरत है, उस पर वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोगों से मिलना बात करना, देखिए यही जमहूरियत है ना, पुरअमन आप हैं, पॉलिटिकल आप लोगों बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो कोई इतराज़ नहीं कर सकता जहाँ पे आप जत्था बना के हमलावर ना हो। और जमात इस्लामी बहरहाल एक पुरअमन और मुनज़्ज़म एहतजाज होता है उनका, लेकिन इस वक्त जो है ना, मुझे खतरा ये है कि पोजीशन ये बना दी है तहरीक इंसाफ ने कि अपोजिशन का तासुर यह है कि हम अपोजिशन हैं, हमारे अलावा अपोजिशन है नहीं। तो वो जमात इस्लामी या कोई और पार्टी जो कोशिश करती भी है उस तरह बात बनती नहीं है। ठीक है, ये तासुर बिल किया गया। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। आमिर खाकवानी हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तजिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम बात करेंगे कुछ सूफ़ी मौसीकी की। सिर्फ एक फ़न नहीं है जी, बल्कि एक रूहानी सफ़र भी है, और आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस सफ़र को अपनी पहचान बनाया है। अमीना चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं, एक ऐसी तबला नवाज़ हैं जिनकी थाप में सदियों की रिवायत धड़कती, और एक ऐसी गुलकारा हैं जिनकी आवाज़ में सूफ़ी वजद का रंग भी झलकता है। उस्ताद दिलदार हुसैन और राहत फ़तेह अली ख़ान जैसे जो अजीम असातिज़ा हैं, उनकी शागिर्दी में इन्होंने अपने फ़न को निखारा है, और अपनी कवाली के ज़रिए इन्होंने दुनिया भर को एक अमन का पैगाम भी दिया, और सूफ़ी म्यूज़िक के ज़रिए सूफ़ी म्यूज़िक को भी दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने में इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। आज हम इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। आमना चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं। आमना नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट फॉर आवर ऑडियंस कैन यू प्लीज़ टेल अ बिट अबाउट योरसेल्फ आमना, एंड व्हाट हैपेंड इन 2002 दैट मेड यू स्टार्ट विजिटिंग पाकिस्तान सो फ्रीक्वेंटली? बहुत देर से पहले because 2002 Bismillah, I went to the Khaja Moinuddin Chisti's Sufi shrine in Ajmer Sharif, and I was guided to Pakistan from there. So my first time in Pakistan was
on pilgrimage to Hazrat Baba Farid Shakarganj Darbar, which I had learned about at the Sufi Shrine in Khaja Muinuddin Chishti. So it was a very direct, from Sufi Shrine to Sufi Shrine was the mission. So first trip to Pakistan, 2002, mashallah, I was so overcome with hospitality and love, and the culture of Pakistan was so powerful to witness Qawwali music in its original form in the Sufi Shrine, in the original setting. I had miraculous healings happen to me emotionally and physically. I had a great level of love and support coming from the local Qawwals who represented the Sufi shrines and encouraged me to learn further on this path. So there was a huge encouragement of hospitality when I began this quest of what is Qawwali music and who are these Babas they are referring to in certain kalams. I had been listening to the great Nusrat Fateh Ali Khan, particularly Dan Dan Karo Farid. This one was very catchy to me, and I had to ask this translation, and that's what got me to the shrine of Hazrat Baba Farid. So that was the first time, 2002. And I remember that time, I'd been there 3-4 months the first time, and witnessing the atmosphere of Qawwali music so intimately. I was so touched. By the time I was leaving Pakistan, I was already thinking, when am I going to be able to come back to Pakistan? So there was no question in my mind. It just was when it was going to happen again. So I think again we came in 2006, 2007 with our whole group, and I took formal initiation under the legendary concepts of Nusrat Fateh Ali Khan's lineage on my first trip. So I think that was the main thread of education that really got me connected and hooked into experiencing Qawwali music as a practice, as a lifestyle, as a culture, as a medium for all walks of life to come together and open the heart without judgment. So lovely, very impressive, Amina. Now tell us, when and how did your journey with the tabla begin, and most importantly the Qawwali tabla right in front of you? When did you learn to play it? Right, tabla is a language. Right, so it has its own language involved in the tabla. Da, din, na. You have a language to be able to relate. So therefore, learning tabla is a very beautiful and accessible way to experience the vast ocean of classical music, Hindustani classical music, as well as Qawwali music, and all the subgenres of the sub-Asian continent, which is so vast. But tabla is definitely a great gateway into experiencing the culture. Therefore, it has the language where it's very able to learn tabla, because the language behind it, rather than Qawwali, is an oral tradition. So in that fact, we have more of a listening tradition rather than a reading and writing tradition, or therefore. So the great Ustad Dildar Hussain, tabla player for Nusrat Fateh Ali Khan, has been my teacher, my Ustad. He has taught me tabla, harmonium. He has taught me the meanings behind Qawwali music, and Alhamdulillah, I've been able to study with this such legacy of Pakistan, Ustad Dildar Hussain, such a giving teacher,
in his way when you show up and for the rayaz and for the practice, the ustad is able to symbiotically create a relationship with their students. So in that way, there's no ending, and there's always something new to create, even though this is a very old standing tradition. Lovely. You just mentioned legendary ustads. When Ustad Nusrat Fateh Ali Khan went to America and collaborated with Peter Gabriel, introducing a new sound to American audiences, how was that experience for him? What was the magic that captivated people? There's a lot there you just said. So let me go back a little bit to the beginning. What you're talking about is that level of Qawwali music coming out of Pakistan and reaching the world and collaborating with the West. So Nusrat Fateh Ali Khan's father, Fateh Ali Mubarak, he was the first Qawwal to bring Qawwali music to the radio of Pakistan. So in that legacy, their legacy is about bringing it to the people outside of the Sufi shrines. So traditionally, you would have even one darbar, one particular Sufi shrine would have qawwals for life singing at that Sufi shrine. And this is your traditional culture of Sufi qawwali music. Now we have the evolution, and the purpose behind the meaning is bringing all walks of life together. This is peace, love, and tolerance for all. This is healing our hearts and minds and acting and actualizing giving. And the West receiving it so well in a way that it was really fascinating to, the Western mind to feel such a powerful drive. You have classical, you have Geet, you have ghazal, you have the different genres where the devotional music really takes this drive into these Punjabi rhythms, kaharvatals, that you really have this genre. If you think of the region of the Punjab, it stretches beyond the boundaries and borders. This is the representation of Sufi music, and Qawwali music is representing a people beyond borders and separation. You just talked about music beyond borders. In an old interview, when Nusrat Saab was asked about an unfinished dream, he said he wanted to establish a Qawwali university, just like the other university that teach musicology. In your opinion, who should take that responsibility for making this dream into a reality, no matter what and where in the world such a university is established? Well, and just going back a little bit too on that topic, the legacy is within the lineage. So, when I witness as an outsider and as a foreigner, when I witness, qawwals in their traditional settings never getting taken care of by society or the government, but just living off of Nazar. This is something as a culture, and you see sometimes Sufi shrines, they do get government help to preserve them or maintain them or upgrade some of the place of the shrine area. So that could be something that the government could put towards their culture and their livelihood. Look at what Nusrat Fateh Ali Khan did, for Pakistan on that level of bringing Pakistan to the international level, rather. And in that way, there's a lot within the lineage that's taught and through the family and the blood that needs to be nourished and preserved and taken care of inside of Pakistan. But from that point, bringing it further to the world, for me personally, I went very traditional on it. I went very to the roots of it. I wanted to be
very respectful to the tradition, where we wanted to replicate what we were experiencing a Qawwali party is traditionally. So that was the idea of my coming into it as an outsider, is maintaining the traditional form as much as possible. But now over the years, again, it evolves. And I would definitely say, Rahat Fateh Ali Khan, he is our main ustad and main lineage holder to the Punjab Gharana, Nusrat Fateh Ali Khan. And, his teachings has been profound on this path as well. And for me, as an outsider and foreigner, especially Western-minded, it was so amazing how much versatility learning this traditional music gave me, to know how to tune, to know which ragas compositions in, to know which tekas and mantras you're in, has a whole design and a whole level of education behind it that can be written and written down and explained and educated. First kalam and the hums, we have Allahu, we go to Qasida, we go to Naat, we go to Mankabat. So there's these specific things, Kaharva, you have certain things that could be put and preserved in books for Qawwali, and I also write and try and preserve these Qawwalis with the translation of English as well, so we have that understanding. But there is the oral tradition behind it that is the most powerful teacher, and there's the only way you can do that is by having the experience and preserving the culture that you do have in Pakistan already. So this is the experience we're all really looking for in life, but these traditional means carry it through the test of time. And Qawwali has stood the test in time and still does in so many forms. But you just said carries a lot of weight. We read a magazine interview of Jeff Buckley and Ustad Nusrat Fateh Ali Khan, and we even played an AI version of it on our show, which people really liked. What are your thoughts on this legacy of love that Jeff and Nusrat created between the East and the West? It's a beautiful example of the Jeff Buckley interview, because there was the oral tradition was happening with Jeff Buckley. He was in the sight of Nusrat Fateh Ali Khan, in the presence, able to absorb Ye Jo Halka Halka, not knowing the meaning and the depth behind this tune. But you see how when he sings it back, it's almost like he knows the meaning. And it's beyond words, really, is Sufi Qawwali music. Yet, very powerful to the listener and who's perceiving it. So there's a bit of that oral tradition teaching there with that interview happening. And, it's such a remarkable thing when Nusrat Fateh Ali Khan came to the West. He was, bringing worlds together, but the foreigners that were introduced to that current of music and culture changed their lives. I still meet people, today that love to tell, I saw Nusrat Fateh Ali Khan perform and changed my life. I still meet people like that today. And even, the great Nusrat Fateh Ali Khan with a Guinness Book World Record of most recorded and released music in a lifetime, he left us so early that it's phenomenal to even witness or
or feel like these songs are still affecting us today. Like they just released Yaros Ya Mera this year, Real World Records, recording from 35 years ago. Yet all the Qawwali students are singing it and playing it. And it's a new Qawwali song for everybody right now. So it's just mind-blowing that Nusrat Fateh Ali Khan is so alive within the listeners and lovers of his work. And definitely, this is the power of music. Before we end, would you like to perform something special for our audience, Amna? Lovely, Amna. Thank you so much for your time. It's an honor to have you on the show. Amna चिश्ती हमारे साथ मौजूद थी जी, और हमने इनसे इनका सफ़र भी जाना, इनका जो तबला सीखने का जर्नी था और ईस्ट एंड वेस्ट का जो कोलैबोरेशन रहा उस पर भी बात की। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। अब हम बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। चैम्पियंस ट्रॉफी की जहां हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बाद, पाकिस्तान की जो हार के बाद अगर मगर की सूरत हाल इस सूरत में बरकरार थी कि अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को भारी मार्जिन से शिकस्त दे देगा तब पाकिस्तान के बहुत मिनिमल चांसेस थे कि वो सेमीफाइनल में पहुंच सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल जो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच हुआ उसमें न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी और पाकिस्तान की जो सेमीफाइनल में पहुंचने की एक बहुत छोटी सी उम्मीद थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्योंकि आपको पता है हम अगर मगर की सूरत हाल पे रहते हैं हमेशा से। जब भी कोई ऐसा बड़ा इवेंट आता है और हम सोचते हैं कि अच्छा अगर ऐसे होता तो हम ऐसे कर लेते, अब फ़लानी टीम फ़लानी से हार जाएगी और इतने मार्जिन से हारेगी तो फ़लानी टीम पहुंचेगी और फिर हम उसको हरा के पहुंचेंगे। तो ये सूरत हाल हमारी हमेशा से रहती है। लेकिन अब जी ये मामला बिल्कुल
ये जो केस है रूल आउट कर दिया गया है कि अब पाकिस्तान सेमीफाइनल का हिस्सा नहीं होगा और इस चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो चुका है। लेकिन स्टिल जी पाकिस्तान चूँकि इस इवेंट का होस्ट है और यहाँ पे अभी भी मैचेस जारी हैं। आज चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां मैच जी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम्स के है। इन दोनों का पहला मैच आपस में है, लेकिन ये इस चैंपियंस ट्रॉफी में इनका दूसरा मैच है। इससे कबल जी साउथ अफ्रीका जो है वो अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे चुका है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम को 5 विकेट से शिकस्त दे चुका है। आज के इस मैच में बात करेंगे और ओवरऑल इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो भी हमने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, कंडीशंस को लेकर, पिचेस को लेकर और जो जिस तरह से बिहेव कर रही है कंडीशंस टीम्स को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियोज में गेस्ट मौजूद हैं। मोइन अहमद साहब, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तो टूर्नामेंट से बाहर हो गया, वी आर रियली डिसअपॉइंटेड दो, बट ये एक्सपेक्टेड था और ये आपकी और मेरी हमारे शो में पहले बात हो चुकी थी। बिल्कुल हो चुकी थी, बिल्कुल बात हो चुकी थी। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ट्राई सीरीज़ का फाइनल था, तो यही बात हुई थी और मैंने तब भी आपको ये कहा था कि जो सिलेक्शन हुई है दिस माइट बाइट बैक और इट माइट बाइट बैक एट अ वेरी क्रूशल टाइम, और वही हुआ है कि जो दोनों मैचेस में लेकिन अपार्ट फ्रॉम सिलेक्शन बहुत सारे इश्यूज और हैं, और वो जो टीम का ना लड़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिजवान, नोइंग रिजवान एज अ कैप्टन, ही यूज्ड टू बी अ वेरी गुड कैप्टन। समहाउ मुझे लगे डिसीजंस उसके नहीं थे जिस तरह ये डिसीजन जो लिए गए हैं। बहुत सारी स्टेजेस पे गलत बॉलिंग चेंजेस की गई हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गलत वो किया गया है, गलत बैटिंग ऑर्डर भेजा गया है। आप देखें, अब मैं आपको न्यूजीलैंड के मैच की एग्जांपल देता हूँ कि न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान जो मैच था, उस मैच में जब पार्टनरशिप लग रही थी टॉम लेथम की और दूसरे साइड पे यंग की, तो आप खुशदिल साह से बॉलिंग करा रहे हैं। एक लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग कर रहा है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के आगे। ये कहीं पे आपके पास सलमान अली आगा था, वाई डिड यू नॉट यूटिलाइज हिम? जब न्यूजीलैंड बॉलिंग करने आया है, सेंटनर दुनिया का नंबर 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, नंबर 1। उसने जब आपके लेफ्टीज खेल रहे थे फ़खर जमान, उसने एक ओवर भी नहीं किया। खुशदिल साह जब खेल रहा था उसने एक ओवर भी नहीं किया, क्योंकि आर्क में आता है और बंदा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लेफ्ट आर्म स्पिनर को ठीक ठाक पिटाई कर सकता है। पर आप खुशदिल साह से बॉलिंग करा रहे हैं और 7 ओवर्स आपने उससे करा लिए। पता नहीं कॉमन सेंस कहाँ गई और क्या वजह थी। व्हाट आई फील कि ये जो गलत सिलेक्शन की गई, जो 4 लड़के बेंच किए गए विनिंग कॉम्बिनेशन में से, उसने इफेक्ट किया टीम के मोरल को भी और आपकी साइकी को भी। और समहाउ मुझे प्रॉब्ली लगा कि ये रिजवान के फैसले नहीं है, ये शायद somebody else is calling the shots, it might be the coach of the team। हो सकता है ये रिजवान, जिस तरह हमने उसको PSL में देखा है या जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में उसको बड़ी प्रोएक्टिव कैप्टनसी करते हुए देखा है, ये वो नहीं थी। वो नहीं थी, ठीक हो गया। अहमद नजीब सत्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स एंकर भी हैं। थैंक यू वेरी मच अहमद, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आप उस ट्रॉमा से बाहर आ गए हैं जो हम सब फेस कर रहे हैं? जी, मैं अभी ट्रेंड कराने लगा हूँ ताकि ट्रॉमा से बाहर हो। वैसे तो कोई सिचुएशन भी नजर नहीं आ रही। वैसे ऑन द सीरियस नोट मैं अगर आपको अरमला बात करूँ, जी, तो बात ये है कि ये टीम तो इतनी ही काबिल है। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम इस टीम से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। रिजवान एक लिमिटेड एबिलिटी का आदमी है, लिमिटेड जहाँ पर उसके पास एक एबिलिटी इतनी है, उसका मैक्सिमम सीलिंग ये है कि वो सेकंड स्ट्रेंथ की बॉलिंग के अगेंस्ट रन्स कर लेगा। वो भी तब के शुरू में वो बॉल ज्यादा कंज्यूम करता है कि उसके साथ वाला कुछ ज्यादा कर रहा हो कुछ, तो वो उसके पास वो लग्जरी हो कि वो बॉल को कंज्यूम करे। दूसरी बात ये है कि आप ऐसे कैरेक्टर्स को ये जो है वो पाकिस्तान की कप्तानी सौंपेंगे, दे आर नॉट द राइट काइंड ऑफ पीपल टू लीड पाकिस्तान। इनकी बहुत सारी हम ब्राइटर साइड देते हैं, डार्कर साइड मेरा ख्याल है कि अगर जिनको आइडिया है कि इनकी डार्कर साइड क्या है, सो मैं अगर इसको इन अ नटशेल कहूं कि आपको सेल्फिश नहीं सेल्फलेस किस्म के लोग चाहिए। सेल्फलेस कौन से होते हैं? आपकी टीम में कम एग्जांपल्स हैं, लेकिन चले 1-2 का नाम ले लेते हैं, जैसे फखर जमान या सलमान अली आगा है। आपको ऐसे पॉजिटिव कैरेक्टर्स चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि टीम के माहौल को लिफ्ट करें, जो कि टीम के अंदर सेक्रीफाइस का कल्चर लेकर आए। रिजवान ने अपना नंबर 4 छोड़ा नहीं, सबको पता है वो नंबर 4 के ऊपर बहुत टाइम लेता है। उसने तो कभी ये गवारा नहीं किया कि मैं नंबर 4 एक दिन किसी के लिए सेक्रीफाइस करूं, किसी दूसरे प्लेयर को मैं चांस दूं कि वो आके ऊपर से तेज खेलेगा। सरफराज अहमद को लोग बुरा कहते थे ना 2019 के वर्ल्ड कप में। मैच बिटवीन सरफराज अहमद और रिजवान, सर क्लास का ही बहुत फर्क है। उसने अपना नंबर सेक्रीफाइस किया था, अपनी बैटिंग को सेक्रीफाइस किया। इवन सरफराज अहमद नोज दैट कि मेरा ये नंबर ऊपर का है, मैं पीछे जाऊंगा तो मुझसे परफॉर्म नहीं होगा, लेकिन उन्होंने टीम के लिए सेक्रीफाइस किया, सबको ऊपर बैटिंग कराई अपने से कि यार माइट भी पाकिस्तान के लिए क्लिक कर जाए। ये फर्क है।
कैप्टन और लीडर में ये फर्क होता है. सो ये टीम, इनके सिलेक्टर्स, इनका माइंडसेट, इनके कैप्टन, दे ऑल आर बिलो पार. और यही रिजल्ट एक्सपेक्टेड था जब हम दूसरी दिन हार गए थे जब हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ. अच्छा एमर, अभी आपने बात की कि सेल्फलेस होना पड़ेगा. हमारे यहाँ ये कल्चर कोई अभी का प्रिवेल नहीं कर रहा. हम हमेशा से देखते हैं कि जो प्लेयर्स हमारी टीम का हिस्सा माजी में भी रहे हैं और अभी भी, मैं चंद को निकाल के बात कर रही हूँ, वो अपनी पर्सनल ग्लोरी के लिए खेलते हैं और उसका रिजल्ट हम सब ने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस भी किया है. डू यू थिंक कि ये कल्चर जो कह लें आप कंसिस्टेंट ना होने की वजह से समझ लेते हैं कि चांसेस नहीं मिल रहे उनको इतने कंसिस्टेंट, तो वो एक मैच में कोशिश करते हैं कि हम अपनी पूरी चीज़ों को या अपने रन रेट को या अपनी चीज़ों को बेहतर करें और टीम का ओवरऑल स्पिरिट उस तरह से लेकर नहीं चलते साथ? देखिए, मैनेजमेंट में बहुत डिपेंड करता है कि वो कैसा कल्चर इंप्लीमेंट करवाना चाहती है. जब जहाँ पर प्लेयर मैनेजमेंट से स्ट्रांग हो जाए, जहाँ पर पीसीबी के चेयरमैन जो है वो मेरिट पर ना, उनको पता ही नहीं चीजें कंट्रोल कैसे करनी, और वो आगे ऐसे लोगों को लेकर आए जो कि टीम को कंट्रोल ना कर सकें, राइट काइंड ऑफ कल्चर ना प्रमोट कर सकें, फिर प्लेयर तो अपनी मनमानी करता है. चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हैसियत में 11 में खेल रहा हो, तो फिर वो अपने लिए खेलते हैं. जहां पर आप एवरेजेस काउंट कर रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में कि इसकी इतनी एवरेज है, उसकी उतनी एवरेज है, इट सम्स अप द होल माइंडसेट ऑफ द टीम कि दुनिया आप एवरेज को गिनती नहीं है. दुनिया गिनती है इम्पैक्ट कितना है व्हाइट बॉल में, स्ट्राइक रेट कितना है, आप टीम की जीत में अपने रोल के हिसाब से कितना हिस्सा डालते हो. तो इन चीजों पे दुनिया जज करती है आजकल के दौर के क्रिकेट में, और आप लोगों का माइंडसेट ये है कि आप एवरेजेस काउंट कर रहे हो. तो अर्मला ये सम अप करते हैं कि हम एज अ नेशन हमारा माइंडसेट कहाँ चला गया, हमारे प्लेयर्स का माइंडसेट है. हम पिछले 4 सालों में इंडिविजुअल रैंकिंग सेलिब्रेट करते रहे और टीम के लिए कुछ काम नहीं करते रहे. तो आई थिंक कि ओवरऑल हमें एक रीसेट बटन दबाने की जरूरत है, माइंडसेट की भी और प्लेयर्स की भी. ये जो रीसेट बटन की बात कर रहे हैं मोइन साहब, ये रीसेट बटन तो शायद किसी ने तैयारी नहीं की या सोचा ही नहीं है. हम सर्जरी की बातें कर रहे हैं, हम दीगर चीज़ों की बातें कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें हमें सिलेक्शन हो, मैनेजमेंट हो, आपका ओवरऑल क्रिकेटिंग का स्ट्रक्चर हो, उसमें फ्लॉज ये कोई ढके छुपे नहीं. आप और मैं और शायद एमर स्टूडियोज़ में बैठ के बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो पूरी टीम है, एक मैनेजमेंट है. क्या उनको ये सब नज़र नहीं आता? जी नज़र आता है, बिल्कुल नज़र आता है, कभी नहीं हो सकता नज़र ना आ रहा. वो वाली बात है कि कॉज के लिए कितने कमिटेड हैं. ये इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि आप जब मेरिट पे नहीं आते हैं यार, ऊपर से ये कह रहे हैं कि आपकी मेरिट पे नहीं आ रही है, तो वो इफेक्ट करती है. अब बड़ी अच्छी बातें की हैं सत्ती साहब ने. एक बात से थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि ठीक है, ये इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि रिजवान डज नॉट मेरिट अ प्लेस एट नंबर 4. वो गिलक्रिस्ट नहीं है, वो धोनी नहीं है. ठीक है, आपको अगर आपके पास गिलक्रिस्ट हो, आपके पास धोनी हो, तो आप कहते हैं उन्हें 1 डाउन भी भेज दें, ओपनर भी भेज दें. रिजवान एट बेस्ट एक अच्छा एक गुजारे लाइक बैट्समैन है, और उसके अगर उसने एज ए कीपर खेलना है तो 5th 6th नंबर पे उसकी बारी आती है. तो ये तो उन्होंने उसने आपका मेन बैट्समैन पीछे होते हैं. रिजवान नंबर 4 पे आके इतनी डॉट बॉल्स खेलता है. परसों का मैच आपके सामने एग्जाम्पल है. तो ये सेक्रीफाइस ज़रूर करना चाहिए था, लेकिन उसकी कैप्टेंसी को लेके अब यही रिजवान था जो कि अभी आपको साउथ अफ्रीका में सीरीज़ जितवा के आया है, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जितवा के आया है, जिम्बाब्वे में सीरीज़ जितवा के आया है. लेकिन जब वो यहाँ पहुँचा तो आपने पूरी जो सिलेक्शन की वो इतनी पैथेटिक थी कि उस कैप्टन के होते हुए भी आपने, जब मैंने उस दिन भी कहा था कि कैप्टन अच्छा बना देने के उसके विंग्स काट दें गलत सिलेक्शन करके, तो टीम इफेक्ट होती है. तो वही चीज़ ने प्ले किया है कि आपने टीम सेलेक्ट क्यों सुफियान मुकीम नहीं है, इरफान नियाजी क्यों नहीं है, वो लोग जो विनिंग कम्बिनेशन का हिस्सा थे वो क्यों नहीं है, और ये 2 लोग कहाँ से आ गए. हम सब इस पर 12 बात कर चुके हैं. तो ये तो कॉज था, आपको पता था कि आपका मुल्क में 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो आपको एक अच्छी सॉलिड टीम बना के, जो कि आप चल रही थी, बन चुकी थी, उसको कंटिन्यू करना था. अपने गलत डिसीजन लेके, और फिर सेल्फिशनेस का तो कोई लेवल, जो बाबर ने इनिंग्स खेली है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, आई मीन दैट वाज एन एपिटोम ऑफ सेल्फिशनेस. मैंने इससे ज़्यादा सेल्फिश इनिंग्स अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी. और उस पर उसको आपको, आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम कि इनको अगर आपने निकालना नहीं है तो रेस्ट का वर्ड दे के इनको फॉर द टाइमिंग, जो आपके जितने भी ये सो कॉल्ड ग्रेट्स हैं, इनसे छुटकारा पाएँ, और बहुत लड़के नीचे हैं उनको चांसेस दिए जाएँ. अच्छा एमर, ये जो मोइन साहब ने भी बात की है, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये बात करते आ रहे हैं. हम राशिद लतीफ़ को सुन रही थी, शोएब अख्तर को सुन रही थी, दीगर लोग भी वो ये बात कर रहे हैं बार बार कि हमने अगर हमारे, कल अहमद शहजाद को भी इनफैक्ट मैंने सुना, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास डोमेस्टिक के अंदर इतने अच्छा टैलेंट मौजूद है. अहमद शहजाद तो खैर अपनी एग्जांपल भी दे रही थी कि मुझसे भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं वहाँ पे, लेकिन हम उनको चांसेस नहीं दे रहे या उनको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू टीम का हिस्सा नहीं बना रहे. डू यू एग्री विद दैट?
जी बिल्कुल, हमारे डोमेस्टिक जो सिस्टम है वो कमजोर जरूर है, लेकिन टैलेंट बहुत अच्छा होता है। देखिए टैलेंट और प्रोडक्ट में फर्क होता है। टैलेंट बहुत सारे खिलाड़ियों में होता है, अच्छा सिस्टम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। मेरे हिसाब से रिजवान की व्हाइट बॉल क्रिकेट में जगह नहीं बनती है, सिर्फ वो एक विकेट कीपर अच्छा है। वो हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगा। देखें मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन, दे आर नेगेटिव कैरेक्टर्स। नेगेटिव कैरेक्टर को आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, लॉन्ग टर्म गोल में आपको हमेशा ये प्रॉब्लम क्रिएट करके दे। और मैं सिर्फ एक प्लेयर की नहीं, मैं पूरे कोर की बात करूंगा, क्योंकि वो कभी प्लेयर डेवलपमेंट नहीं करके देंगे, वो हमेशा अपने लाइक। आपका क्या ख्याल है खुशदिल शाह टीम में कैसे आया? जिसके लिए उसने कहना था उसने कह दिया, जिसके लिए फाइट नहीं करनी थी उसने नहीं की है। सो ये इसकी अंदर की हकीकत खुलेगी, बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आपको पॉजिटिव लोग चाहिए। जैसे मैं फखर तमान का नाम ले रहा हूँ, या सलमान अली आगा, दीज आर सेल्फलेस। इवन शान मसूद, उसकी अपनी कोई परफॉर्मेंस खास नहीं है, पर उसको लाया क्यों गया था? उसकी इसलिए टेस्ट क्रिकेट में लाया गया था उस वक्त कि ये एक पढ़ा लिखा नौजवान है, ये साल 2 साल तक अपनी परफॉर्मेंस उसके हमेशा ऐसी ही रही है, लेकिन ये टीम का माहौल कल्चर डेवलप कर देगा, क्योंकि उसके ये गोल नहीं है जो बाकी खिलाड़ियों। तो दूसरी बात ये है कि जो डोमेस्टिक की आप बात कर रही है, प्लेयर क्यों नहीं है? रिजवान को एक बड़ा एज है कि विकेट कीपर बहुत अच्छा है, बाकी मैं आपको बताऊं उसकी उस हिसाब से जो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है उस पर वो नहीं आता है व्हाइट बॉल में, क्योंकि आपके पास हसीबुल्ला है, इज अ गुड प्लेयर, अटैकिंग प्लेयर। अभी आपके पास और भी नौजवान विकेट कीपर बैट्समैन आ रहे हैं, मोहम्मद हारिस आ रहे हैं, उसको आपको फिट इन करना पड़ेगा। इस कल्चर के प्लेयर जो कि इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं। और आपके पास फास्ट बॉलर क्यों नहीं? आकिब जावेद था, ये फास्टेस्ट बॉलर है इस वक्त पाकिस्तान में, इम्पैक्ट बॉलर है, व्हाई नॉट? आपने क्यों नहीं सिलेक्ट किया? सबसे इंटेलिजेंट बॉलर पाकिस्तान में इस वक्त जो तीनों फेज में व्हाइट बॉल में बॉल कर सकते हैं वो मोहम्मद अली है, वो नहीं है। आप वही बड़े नामों के साथ चले, जिनकी ना फिटनेस है, ना स्किल है, ना वो रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। सो अगर आप नामों को जहन में बड़ा बनाएंगे और उनके स्किल को नहीं फोकस करेंगे ना, तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा। तो बेसिकली आपको इस वक्त पूरी टीम को रीवैम्प करने की जरूरत है। मैं कंप्लीट रिवैम्प की बात कर रहा हूँ, ताकि इस टीम का कल्चर अच्छा हो और एक एक करके सेल्फलेस किस्म के किरदार आप लेकर आए, चाहे वो कैप्टन है, चाहे वो आपके इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, ताकि इस टीम का कल्चर ठीक होगा। कौन करेगा ये? क्योंकि मैनेजमेंट की तो अभी हमने भी डिस्कशन की, किसी ने करना है, कौन करेगा ये? हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? कौन करेगा? देखिए आपके ऊपर सरवाई ठीक नहीं आते तो वो कैसे करेंगे? आपकी आधी पॉलिटिकल भर्ती होगी 6 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, आधे पॉलिटिकल लोग गवर्नमेंट से आगे पीछे से। कोई दुनिया का एक क्रिकेट बोर्ड मुझे बताइए कि जहां पर आप एक गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट सेक्टर से लोग उठा के, अपने ताल्लुक से लोग उठा के आप भर्ती किए जा रहे हैं। आपकी पुलिस की जो फोर्सेस के जवान जो है वो लीड कर रहे हैं वुमेन क्रिकेट को, आपके ब्यूरोक्रेट्स जो है वो आपकी पीसीबी चला रहे हैं। तो कैसे कभी दुनिया में आपने देखा है? जो ऊपर स्टेक होल्डर्स है वही गलत आए हुए हैं, तो कौन फैसला करेगा? यही तो नकवी साहब कहते हैं मैं सर्जरी करूंगा। तो नकवी साहब आप मुझे बताइए ये डिसीजन किसके थे, ये जो सब लोगों को अपॉइंट करने के? आपके थे तो अपने लिए भी तो कुछ कहिए। सो या आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, पंजाबी का वो मुहावरा है ना, तो ये वही वाली हाल है। थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। अहमद नजीब सर मौजूद थे जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और मुख्तलिफ पहलू में हम बात कर रहे हैं। मोइन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक जी। अब बात हो रही है कुछ क्रिकेट की। पाकिस्तान जो कि चैम्पियंस ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो चुका है, बट स्टिल बहुत सारे लोगों के दिल बहुत दुखी हैं। हमारे एनालिस्ट जो हमारे साथ बैठे हैं, और उसके अलावा अभी हमें सैयद हैदर ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? जी वालेकुम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हैदर साहब, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद पहले हमारी बात हुई थी, बाद में बात नहीं हुई है। मैं ज़रा आपका एनालिसिस चाहूँगी कि उसके बाद जो हमारी परफॉर्मेंस को लेकर वी वर ऑप्टिमिस्टिक एट दैट टाइम, एंड स्पेशली यू, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि हमारे बॉलर्स में या हमारी टीम में पोटेंशियल है। बट आपको कहाँ पे लगा, फ्लॉज क्या थे कि हमने डिसीजन सही नहीं लिए? और मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर अभी मोइन साहब भी बात कर रहे थे और इससे पहले अमर भी आए हुए थे। आपको भी लगा कि वो जो कैप्टनसी या स्पार्क रिजवान के अंदर होता है वो नहीं था? देखिए बिल्कुल सही बात है कि रिजवान जिस तरह उनको कैप्टनशिप करनी चाहिए थी इस मैच में, ये बड़ा मैच था, वहाँ पे आपका होमवर्क सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। देखिए अब जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसमें सबसे पहले होमवर्क किया जाता है कि कहाँ पे टारगेट करना है, कहाँ बॉलर्स को टारगेट करना है, किन बैट्समैन को टारगेट करना है। ये सब चीज़ें जो हैं पहले से की जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम ने कुछ तैयारी नहीं की, कोई होमवर्क नहीं किया। वो मैच खेलने, एक मैच खेल कर आए थे, न्यूजीलैंड से हार कर आए थे, तो पहले ही वो डाउन थे। और फिर इंडिया के खिलाफ इतने बड़े मैच में दुबई में जब आप बगैर प्लानिंग के होते हैं और आपको 2-3 प्लान साथ लेके ग्राउंड में उतरना पड़ता है,
आपको देखना पड़ता है। जब आपकी बैटिंग ओपनर्स आपके फेल हो गए, उसके बाद एकदम आप एक शैल में चले गए, आप एक खौल में बंद हो गए। आप देखिए कल वही सिचुएशन बिल्कुल न्यूजीलैंड के साथ थी बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन उन्होंने अपना रन रेट नहीं गिरने दिया। पाकिस्तान ने जो अपना रन रेट गिराया, बॉल्स बहुत ज़्यादा डॉट खेली, उसका बड़ा फर्क पड़ा। फिर उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग में जो डेप्थ था वो भी काम नहीं कर सका। सलमान अली आगा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई सीरीज में सेंचुरी की थी, लेकिन कल के मैच में बिल्कुल नहीं खेले। कुलदीप यादव को जिस तरह उन्होंने अगेंस्ट स्पिन खेलने की कोशिश की, ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले से करनी पड़ती हैं। तो वो प्लानिंग जो थी वो हमें नज़र नहीं आई। कोचेस का भी ये काम था कि प्लानिंग करते, कैप्टन का भी था, लेकिन सब चीज़ों में फुकदान नज़र आया और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से मैच हार गया। बिल्कुल, बड़ी आसानी। अच्छा हैदर साहब, अभी आपने खुद भी बात की कि प्लानिंग या होमवर्क, अब ये हमने चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले भी जब हम ये ट्राई नेशन सीरीज़ खेल रहे थे और उससे पहले भी एक विनिंग कॉम्बिनेशन था, फिर जब सिलेक्शन हुई टीम की तो हमने देखा कि जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया बार बार कि ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब करके कितने बड़े इवेंट के लिए, और फिर जो टीम का ऐलान हुआ वो भी बाकी टीम सारा कुछ अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी थी, एंड में हमें भी याद आया, हमने भी बताना है। ये जो सारे एंड मोमेंट के फैसले होते हैं या चेंजेस होते हैं, ये हम क्यों इतने बड़े इवेंट से पहले करते हैं? और ये अभी का पैटर्न नहीं है, ये हमेशा का पैटर्न है। जी बिल्कुल, ये कोई आज का मामला नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ऐसा चल रहा है। जब आपके पास बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों का इसमें इंटरफेरेंस होता है, तो ऐसे ही होता है। जब आप बिल्कुल परफॉर्मेंस के ऊपर जाते हैं, परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो फिर आपकी ऐसी टीम बनती है जो 92 का वर्ल्ड कप जीतती है, जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है, जो 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीतती है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीलियां करते हैं और मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां होती हैं और वो प्रेशर जो आता है, मैं आपको बताऊं, मैं दुबई में था पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच में, वहाँ बहुत सारे जर्नलिस्टों से बात हुई, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर जब ऊपर से खराब होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा नीचे खराब आएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो और नीचे से प्लेयर्स जो 100% परफॉर्मेंस दे सकेंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। पाकिस्तान में डोमेस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, इमाम उल्लाह जो है वो डोमेस्टिक में सेंचुरियां बना रहे थे, और जब इंटरनेशनल लेवल पे आए तो राना जो इंडिया के एक सेकंड क्लास बॉलर, उसके खिलाफ वो बॉल को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? इसलिए कि आप डोमेस्टिक में बिल्कुल लो लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ सिचुएशन कुछ और होती है। तो असल बात यह है कि हमारा सिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्कुल मैच नहीं करता है इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ, और जब भी हमारे ये प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो वहाँ नाकाम हो जाते हैं। ठीक हो गया, समझना चाहिए। पीसीबी को समय। मोइन साहब, यही सवाल मैं आपके आगे भी रखती हूँ जो हैदर साहब ने भी अभी जवाब दिया कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ये जो एंड टाइम के डिसीजंस हैं, बहुत सारे लोगों के इंटरफेरेंस है। आप ज़ाहिर आप 11-12 प्लेयर्स के ऊपर या स्क्वाड के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे बात की जा सकती है, लेकिन जो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लॉज हैं उनको केटर करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, उन्हीं की जिम्मेदारी है। और वही बात आती है कि आप देखें, आपने सिलेक्शन कमेटी क्या बनाई है। सिलेक्शन कमेटी में हसन चीमा साहब हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने जब उनको देखा तो वो एक फ़ुटबॉल का शो होस्ट करते थे। क्या क्रेडेंशियल्स हैं उनकी कि वो किस तरह, हाउ कम कि ही इज़ द नेशनल सेलेक्टर। अलीम डार साहब बहुत बड़ा नाम है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत उन्होंने क्रिकेट खेली भी हुई और बहुत ज़बरदस्त नंबर 1 अंपायर रहे हैं ICC के, लेकिन वॉज द राइट मैन टू बी अ सिलेक्टर। एक आप कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, आपको सिलेक्टर्स वो लगाने हैं जो जिनकी इंटेग्रिटी पे डाउट ना हो और जो फोकस्ड हों और कमिटेड हों आपकी टीम को सिलेक्ट करने के साथ। इस वक्त जो बंच है ये आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? कोई एक बंदा जिस दिन से ये हारे हैं या इससे पहले भी जब सिलेक्शन हुई है, क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि आप हमें बताइए सिलेक्शन कैसे किया है। नॉट इवन 1% हैज़ कम फॉरवर्ड एंड आंसर्ड। क्यों आप आके जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बताएं ना, आपने किस बेस के ऊपर खुशदिल शाह को और उसको डाला है फ़हीम अशरफ को, क्यों किस तरह? खुशदिल शाह फाइन ही परफॉर्म, व्हेन डिड ही परफॉर्म? जब आप मैच हार गए विद न्यूजीलैंड के खिलाफ, अब मैच वाज गॉन, और जब मैच खत्म हो गया हुआ था, जब प्रेशर नहीं होता तो परफॉर्म करना बड़ा ईजी होता है। हैदर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इमाम परफॉर्म कर रहा था, इमाम शुड ऑलरेडी पहली टीम का हिस्सा होना चाहिए था। 50 की एवरेज का एक प्लेयर है, 50 की एवरेज से वो 71 वनडेज खेल चुका है, आपने उसे टीम से ड्रॉप किया हुआ था, फ़खर को ड्रॉप किया हुआ था, अब आप इमाम को लेके आएंगे। लेकिन जो नर्व्स हैं इंडियन पाकिस्तान के मैच में,
तो उस नर्व्स की वजह से वो उस तरह हर्षित राणा को नहीं खेल पाए। मैं कल भी ये बात करी थी कि इमामुल हक को फ्लो में आने के लिए he should have played 2 or 3 matches with this squad. And then you throw him right into the fire कि आप इंडिया के खिलाफ मैच में ओपन करें। तो वो नर्व्स की वजह से शायद वो उस तरह नहीं खेल सका जिस तरह डोमेस्टिक में खेल रहा था। लेकिन जो वही वाली बात है, जो इंटेंट हमारा एक ही वर्ड आ रहा है और बार बार यूज़ हो रहा है, जिस इंटेंट से हम ये चैंपियंस ट्रॉफी खेले हैं, बाबर की इनिंग्स न्यूजीलैंड के खिलाफ से एग्जांपल, और रिजवान की इनिंग्स जो परसों थी, आई मीन ऐसे खेल रहे थे जैसे एटम बॉम्ब्स पड़ रहे हैं आगे से, जब पता नहीं क्या आ रहा है आगे से उनके स्पिनर्स को। यू नो कि आपको 280 करना है, 280 करते हुए ब्रेवरी से आप आउट हो जाएं, बजाय इसके सारी टीम को नीचे लगा के आप वो सिली शॉट्स खेल के दोनों। और मैच अवेयरनेस की बात जो इन्होंने भी बात की, वेयर इज़ द मैच अवेयरनेस, कि मैच अवेयर इमाम की मैच अवेयरनेस किधर थी कि एक विकेट गिरी है पिछले ओवर में, आप अगले ओवर में एक सिली रन लेने चले गए हैं। सेम गोज़ फॉर रिजवान के आपने एक पार्टनरशिप बना ली है, अब टाइम है कि उसको आप डाउन द विकेट गए हैं और आपने हॉइक किया है लेग पे, आप डाउन द विकेट जाते हैं, सीधा मारते हैं, कवर पे मारते हैं, इस तरफ तो कभी भी कोई नहीं मारता। उसको भी मारने के बाद अब वो आउट हुए हैं, अगली बॉल पे जो आपके साउथ शकील थे उन्होंने फिर एक स्कायर फेंका और कैच छूट गया। डिडंट ही नो कि अभी रिजवान आउट हुआ है, और फिर उससे अगले ओवर पे वो उसने कैच दे दिया, उसको पता था अभी रिजवान आउट हुआ है। तो ये मैच अवेयरनेस किसने सिखानी है? दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब माजरत के साथ चेयरमैन पीसीबी के साथ ने ये बात की कि जी ये हारे या जीते हम इनके साथ हैं। जब वो दुबई पहुँचे उन्होंने नो ऐसे नहीं है, हम उस टीम के साथ हैं जो फाइट करके हारेगी। हारे या जीत, अगर आप उनको ये कह देंगे आप हारे या जीते हम आपके साथ हैं, तो फिर ये रिजल्ट आएगा जो आपसे सामने आ रहा है। अगर आप उन्हें कहेंगे यार अगर हारोगे तो एहसाब होगा, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। हाँ, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। और सेकेंडली हैदर साहब, ये जो अभी मोइन साहब ने बात की है कि एग्जैक्टली ये जो हमने एक स्लोगन बना लिया है ना कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है या हम तुम्हारे साथ हैं, ये स्लोगन ने बहुत बहुत अच्छे और बड़े इवेंट्स के ऊपर हमें धचके दिए हैं। दो वी शुड ओन आवर टीम, ऐसा नहीं है, बट वही मोइन साहब वाली बात कि एटलीस्ट आप फाइट तो करें, कोशिश तो करें, इंटेंट तो आपकी हो जीतने की। बिल्कुल, आप प्रोफेशनल इवेंट्स में जब जाते हैं वहाँ ये जज्बाती बातें नहीं होती हैं। वहाँ पे आप जो है वो दुआओं से काम नहीं लेते हैं। ग्राउंड में आपको दुआओं से नहीं, महारत से, मेहनत से जीतना पड़ता है। और ये कहना है कि हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं, उनको कहना चाहिए कि आप अगर 100% परफॉर्मेंस देंगे, हमें नजर आएगा कि आप कुछ कर रहे हैं, तब हम आपके साथ हैं। अगर आप कुछ किए बगैर भी जीत जाएंगे, हम आपके साथ नहीं हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर जीतना है इतना ही है तो छोड़िए फिर इंडिया के साथ खेलने को। आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाइए, नेपाल के खिलाफ खिलाइए, आप रोज जीतेंगे। अब हम हार गए, कोई बात नहीं, आप जो है तसल्ली देने, PSL आ रही है, इंशाल्लाह PSL पाकिस्तान जीतेगा। जीतने को तो कुछ भी आप जीत सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी महारत क्या है। आप देखें जिनके साथ आज हम मुकाबला करते हैं, इंडिया के साथ, इंडिया की टीम जो है वो परफॉर्मेंस देती है। आप देखें अक्षर पटेल ने कल क्या कहा है, उसने कहा कि मुझे एक्स्ट्रा रोहित ने कहा था कि तुमने डॉफ पे खड़ा होना है, इमामुल जो है उसकी रश करके भागना शुरू कर देता है और तुमने विकेट टारगेट करनी। आप देखें, होमवर्क देखें, इमामुल हक पाकिस्तान का नया प्लेयर था, अभी अभी टीम में आया था, उन्होंने उसको भी टारगेट कर रखा था और हम विराट कोहली को भी टारगेट नहीं कर रहे थे। ये डिफरेंस है, ये फर्क है हमारा और उनके लेवल का। होमवर्क की बात करें, आप देखें कि विराट कोहली का भी जिक्र किया है मोइन साहब, अभी हैदर साहब ने, ही वाज़न्ट इन हिज फॉर्म। हमने उनको सेंचुरी कराई है उस मैच के अंदर, वी मेड श्योर कि वो सेंचुरी करके अभी फॉर्म में वापस आए और फिर हम उनको भेजें तसल्ली से, और अब मैच भी आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है जी। और विराट कोहली वो होता है ना, एक बुगी टीम होती है। अब पाकिस्तान को तो उसने जब फॉर्म चाहिए होती है तो उसका पाकिस्तान से मैच हो जाता है। और पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह जावेद मियां अपने दौर में इंडिया को इतनी फेंटी लगाया करते थे कि वो इंडिया का वेट करते थे कि इंडिया आए। तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जो ज़्यादा, वो कहते हैं कि विराट कोहली ने जब परसों मैच था तो उससे एक दिन पहले जब नेट करने आना था टीम में 10 बजे, तो वो 8 बजे पहुँच गया और उसने इंडिविजुअल 2 घंटे 8 बजे अपनी 2 घंटे नेट प्रैक्टिस की। तो जस्ट लुक एट हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स द कॉज कि पाकिस्तान से मैच है तो आई हैव टू परफॉर्म टू फर्दर। अब मैं अपने एक और ज्यूल लगाऊं अपने क्राउन में, उसे कहते हैं किंग, तो किंग हैज एडेड अनदर ज्यूल टू हिज क्राउन। एंड जो एंड मोमेंट, सॉरी आप बताना चाहता हूं, जी जी मुझे मौका दें। जी जी एक बात, अभी मोइन भाई ने बात की कि विराट 8 बजे आ गए थे। अब मैं आपको बताऊं, एक दिन पहले पाकिस्तानी टीम जब ट्रेनिंग करने आई है, बाबर आजम साथ ही नहीं आए टीम के। बाबर आजम, मैं दुबई में था एक दिन पहले और बाबर आजम टीम में आए नहीं, साथ ही नहीं आए। और जब उनसे पूछा गया मैनेजमेंट से कि भाई बाबर क्यों है, कह रहे नहीं ऑप्शनल ट्रेनिंग थी, बाबर ने बैटर समझा के होटल में आराम कर। ये है प्रोफेशनल अप्रोच।
एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। ये जो भी आपने बात की, और जो मैं एंड मोमेंट पे जो उनकी, और जब जो वो क्रीज पे थे, विराट कोहली सेंचुरी स्कोर करने वाले थे, जिस स्ट्रैटेजी के साथ उन दोनों प्लेयर्स ने दे मेड श्योर, उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया कि वो अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट करें और साथ साथ मैच विनिंग मोमेंट भी विराट के हिस्से में आए। दो कि अगर वो मैच विनिंग मोमेंट दूसरे प्लेयर के हिस्से में आती तो शायद उसके क्राउड में एक और ज्यूल होता है। ये फिर ये वही वाली बात, मैच अवेयरनेस के सिचुएशनल जो आप डिसीजन लेते हैं, उनको पता था इतने रन हैं तो ये एक कर ले, फिर मैं एक कर लूँ, तो फिर एक शॉट रह जाएगी उसको मैं, ये ग्रेट प्लेयर्स की निशानी है। कैलकुलेशन चल रही होती है उनके माइंड में। और विराट कोहली विदाउट डाउट इज किंग ऑफ क्रिकेट एट द मोमेंट, कोई डाउट नहीं है। हैट्स आर ऑफ टू हिम। बहुत अच्छी उनकी हैदर साहब, अभी हम बात भी कर रहे थे कि उनकी जो सेंचुरी है उसको पाकिस्तानियों ने भी जिस अंदाज में सेलिब्रेट किया, यही मुझे लगता है क्रिकेट का स्पिरिट है जो हमारी नेशन के अंदर मौजूद है। कि चाहे हम इंडिया से हारे थे, पर विराट कोहली की सेंचुरी को जिस तरह से मैंने मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को देखा भी, सुना भी, दे वर सेलिब्रेटिंग इट। बिल्कुल सही बात है। देखिए, विराट ने क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त खेली। वसीम अकरम ने कहा, वकार यूनुस ने कहा, शोएब मलिक ने, सब ने कहा कि आप ये मत देखें कि पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दिया है, आप ये देखें कि विराट कोहली ने कितनी ज़बरदस्त बैटिंग की है। और पाकिस्तान की बॉलिंग कमज़ोर नहीं है इंडिया के मुकाबले, इंडिया की बॉलिंग कमज़ोर है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के अच्छे बॉलिंग के खिलाफ विराट ने एक फुल क्रिकेटिंग इनिंग खेली है। और मैं समझता हूँ कि एज ए क्रिकेटर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमें एक बहुत अच्छा शो देखने को मिला है। कोई बात नहीं है, पाकिस्तान हार गया है, लेकिन हमने एक बहुत अच्छी क्रिकेट देखी है कल, और उसमें मज़ा आया है। बहुत अरसे के बाद एक बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अब ये अगर मगर वाली सूरत हाल तो हैदर साहब बिल्कुल रूल आउट हो गई, हम बिल्कुल ही बाहर हो गए, लेकिन स्टिल वी आर द होस्ट ऑफ दिस इवेंट। हम होस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम 2 के इसका हिस्सा नहीं है, बट स्टिल ओवरऑल टीम्स को आप कैसे समझ रहे हैं? आज चूँकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच है, इस पर भी आप थोड़ा सा अपना एनालिसिस दें, फिर मैं मोइन साहब की तरफ आऊँगी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जो किया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सबसे कमज़ोर टीम समझी जा रही थी, क्योंकि उनके 5 अच्छे खिलाड़ी नहीं आए थे। पैट कमिंस उनके रेगुलर कैप्टन बने, लेकिन उनके बगैर भी उन्होंने वो काम किया है। अब ऑस्ट्रेलिया भी फेवरेट में आ गई है। आज साउथ अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया का ये मैच जो है सेमीफाइनल है, क्योंकि जो टीम आज मैच जीतेगी वही नेक्स्ट सेमीफाइनल तक जाएगी। तो साउथ अफ्रीका के लिए भी बड़ा अहम है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग उसी तरह चली जैसे जोश इंग्लिश ने बैटिंग की है, गिलेन मैक्सवेल ने बैटिंग की है, अगर उसी तरह बैटिंग की तो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इंग्लैंड के खिलाफ जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो आज अपर लेवल पे है साउथ अफ्रीका से, और ऐसा लगता है कि आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बड़ी अच्छी बैटिंग करेंगे। बड़ी अच्छी बैटिंग है। मोइन साहब, आपका कमेंट? जी बिल्कुल, जिस एडवर्स सिचुएशन से उन्होंने मैच जीता है, आई मीन 352 को चेस करते हुए, और फिर जब आपने हेड को लूज़ कर दिया और स्मिथ को लूज़ कर दिया, जो पिलर्स हैं आपकी बैटिंग के, तो दुनिया में एक ही टीम थी जो वहाँ से मैच जीत सकती थी, ऑस्ट्रेलिया थी। जो रेजिलियंस है, और वो जो उनकी रेजिलियंस, दुनिया में कोई टीम उनके करीब नहीं आती। कोई बंदा चांस नहीं दे रहा था 27 for 2 के बाद के 352 ये कर सकते हैं, एंड दे डिड इट 3 ओवर पहले। और ये जो चीज़ है, एक एडवर्स सिचुएशन से जब टीम उठती है ना, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त आज के मैच के लिए फेवरेट तो ऑस्ट्रेलिया बनती है, बट स्टिल आई वुड से कि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, और एज जहाँ पे साउथ अफ्रीका, यहाँ पे उनको वो काउंटर कर सकती है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को, वो है साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप। ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग लाइन नहीं है। प्रॉब्ली जितनी टीम 4 इस टूर्नामेंट में, इसमें पूल में खेल रही है, उन सबसे कमज़ोर बॉलिंग लाइन ऑस्ट्रेलिया के, इसलिए 352 उन्होंने खा लिया था। तो अगर चेस पे साउथ अफ्रीका आ गया, तो ये बड़ा इवन मैच होने जा रहा है। लेकिन अगर चेस पे ऑस्ट्रेलिया आ गया, फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। हैदर साहब, आप चूंकि दुबई में भी थे और ओवरऑल आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, क्राउच पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रिस्पॉन्स है जी आईसीसी का? दो कि इंडिया पाकिस्तान में तो वी सॉ दैट, बट ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर मैचेस हो रहे हैं, चाहे वो कराची, रावलपिंडी या लाहौर में हो रहे हैं, क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, क्रिकेट जो समझते हैं और देखना चाहते हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे अफसोस से कहनी पड़ती है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इसको एंजॉय नहीं किया है, इस इवेंट को एंजॉय। मैंने दुनिया भर में इवेंट्स कवर किए हैं, और उसमें मैंने देखा है कि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो उसको फैन जोन बनाती हैं, शहरों को सजाती हैं, कटआउट्स लगाती हैं ताकि पब्लिक में इंटरेस्ट पड़े। लेकिन मुझे कराची में या लाहौर में या रावलपिंडी में कोई इतना ख़ास नज़र नहीं आया।
तो लेकिन पब्लिक में जाहिर से बात है, क्रिकेट के लिए दिलचस्पी है, लोग मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान हार भी गया, लेकिन देखिए आज इंशाल्लाह रावलपिंडी में भी जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा तो मुझे लगता है स्टेडियम कम से कम 50% तो भरा हुआ होगा, जैसे हमने लाहौर में देखा था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था लेकिन फुल क्राउड था। तो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं और हमें खुशी इस बात की है, हमने दुनिया को ये दिखा दिया है कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, क्रिकेट लविंग कंट्री है, खूबसूरत मुल्क है और दुनिया की सारी टीमें यहाँ आके क्रिकेट खेल रही हैं इंडिया के अलावा और सेफ हैं। तो हमने अपना जो काम था वो तकरीबन पूरा कर लिया है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स ने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने पीसीबी का साथ नहीं दिया। लोकल गवर्नमेंट, डू यू एग्री विद दैट? जी जी एब्सोल्युटली। आप ख़ास तौर क्लासिक केस है कराची का, बड़े अच्छे मैचेस वहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन सम हाउ क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह लोगों को उठाया गया है, वो एक रिदम बनाया गया है। जिस तरह लाहौर में आप देखें, लाहौर के लोगों ने जिस तरह परसों मैच हुआ, फॉर दैट मैटर आज मैं समझ रहा हूँ पिंडी में भी हाउसफुल होना चाहिए। बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का। तो लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो मोमेंटम क्रिएट करने में, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में सारा काम ही लोकल गवर्नमेंट्स का होता है। तो वो वहाँ पे अगर वो लैग कर गए और ये नज़र भी आ रहा है। पीसीबी ने तो खैर रेनोवेशन और अपग्रेडेशन पे अच्छे खासा इन्वेस्ट भी किया है, बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बेहतरीन स्टेडियम भी बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन उसके बाद जब टूर्नामेंट करीब आता है तो उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट से काम शुरू होता है। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे अगर आप लैग कर गए हैं तो आपने वो सारे जो आपने एक चीज़ बिल्डअप की थी उसमें आपने फिर एक गलती कर दी है। चलिए इन द एंड मैं आप दोनों की फेवरेट टीम्स पूछ लेती हूँ जो आपको लगता है इस चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह होने वाली है। आपकी फेवरेट टीम हैदर साहब कौन है? देखिए अब तक जो टीमें खेल रही हैं, मुझे न्यूजीलैंड की टीम सबसे स्ट्रांग लग रही है कि वो जब भी खेलती है बड़ा स्ट्रांग लेवल पे जाती है। और सबसे अच्छा मैच मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का इंडिया के साथ होने वाला है, जब इंडिया के साथ फाइनल में न्यूजीलैंड और इंडिया होंगे, ऐसा लगता है। लेकिन हम दूसरी टीमों को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, बट आई विल गो विद द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। आप? जी मुझे आइदर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इन दोनों में से मुझे। अच्छा ओके, इंडिया नहीं आपको लग रहा है? इंडिया की फिर वो आप देखेंगे बॉलिंग उनको किसी ना किसी जगह पे कॉस्ट कर सकती है। अच्छा, बुमराह के बगैर उनकी बॉलिंग, वो तो हम हैं जो हमने 280-90 नहीं किया, बाकी टीमें करेंगी। बाकी टीमें करेंगी। चले थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी और मोइन साहब आपका शुक्रिया कि आप दोनों तशरीफ लाई दी। चैंपियंस ट्रॉफी में दो पाकिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट एनी मोर, बट स्टिल वी आर द होस्ट और हमें इसको उतने ही अच्छे तरीके से एंजॉय करना है, दिखाना है। स्टेडियम्स में जाएं, अपनी फैमिलीज़ को लेके जाएं, अच्छी फैसिलिटेशन है आपके लिए, सब कुछ अच्छा है। मैचेस देखें, एंजॉय करें। अगर आप दिल बर्दाश्त हैं तो कोई बात नहीं, दिल की तसल्ली हम ऐसी बात से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।